बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जो बड़ा सवाल इस वक्त हुकूमत से पूछा जा रहा है, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और इस पर डिस्कशन भी हो रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत भारत के साथ किस तरह के ताल्लुकात चाहती है और क्या ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आने जा रही है। नरेंद्र मोदी का जो लेटर पाकिस्तान आया यौम पाकिस्तान के हवाले से, और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम ये ख़त लिखा और मुबारकबाद दी और ये कहा कि दुश्मनी और टेरर की फ़िज़ा जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये अच्छी बात है। थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी जो इंटरनेशनल डायलॉग्स हो रहे थे उसके इफ्तिताह के मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहले एक दिन किया था खिताब, आर्मी चीफ ने उसके बाद किया था। और आर्मी चीफ की वो जो जुमला है, जो बातचीत उन्होंने वहाँ कही कि माजी को भूल कर दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना होगा, पाकिस्तान को और भारत को, उसके ऊपर लोग बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने हाउस एंड ऑर्डर का मामला जो है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर तक अभी फोकस रखूंगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन जब यह कहा कि अब भारत की बारी है कि वो आगे बढ़े, पहला कदम उठाए, तो नरेंद्र मोदी ने पहला कदम उठा दिया। उसने उसके बाद शायद वो इंतजार कर रहा था ऐसे ही किसी मौका का, और उसके फौरन बाद नरेंद्र मोदी ने एक खत लिखा यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद का। जो पेंटागन के चीफ हैं, या आप वजीर दिफा का स्टेटस होता है वहां पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहते हैं, या डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के जो हैं लॉयड ऑस्टिन, ये इंडिया गए थे। इन्होंने एक दौरा अफगानिस्तान का भी किया है। उसके बाद इन्होंने आर्मी चीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है बड़ी डिटेल के साथ, और अफगानिस्तान के अंदर कुछ मदद मांगी है जो पाकिस्तान उनको देने जा रहा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है इस पर बिल्कुल खामोशी है। हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं उनका उस दिन वाला स्टेटमेंट उठाऊं तो उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा था कि भारत पहला कदम बढ़ाए, उन्होंने यह भी कहा था कि वो कश्मीर के अंदर जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है वहां पे साजगार माहौल पैदा करे, नंबर एक, और 370 को वापस बहाल करे। यह मुतालबा इमरान खान साहब का तकरीबन 1.5 साल से लगातार यह मुतालबा कि आप 370 को बहाल करें और कश्मीर के अंदर सूरत हाल को साजगार करें, तभी भारत के साथ हमारी बातचीत हो सकती है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं और कुछ सवालात आपके सामने रखता हूं, क्योंकि इसकी क्लैरिटी उस वक्त हो जाएगी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैदान में आएंगे। लेकिन क्या कुछ हुआ ये आप देख लीजिए, और भारत अब ये क्यों कर रहा है। यानी भारत को जरा आप अच्छी तरह समझ लें कि एक मिसाल है, जिसे कहते हैं कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये नरेंद्र मोदी के ऊपर बिल्कुल फिक्स आती। ये हमेशा एक ऐसा इमेज देते हैं कि ये बहुत अमन पसंद हैं, बहुत प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन गुजरात का सबसे बड़ा कातिल है। मुसलमानों के ऊपर तारीखी जुल्म जो इंडिया में हुआ है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। जिस तरह के फाशिस्ट कवानीन वो लेकर आया है वो कोई नहीं लाया इंडिया की तारीख में। तो नरेंद्र मोदी के बगल में तो छुरी होती है लेकिन मुंह में राम राम होता है। अब मैं आपको कुछ कश्मीरियों की कुर्बानियों का बता दूं ताकि हमें आगे यहां से बढ़ने में आसानी रहे। 12,000 हमारी बहनों की इस्मत दरी हुई है बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में। 800 के करीब ऐसे नौजवान हैं कश्मीर में जिनको पैलेट बुलेट्स मार के, ये जो छरे वाली गन्स होती हैं कारतूस वाली, उसमें छोटे छरों वाले कारतूस चलाते थे और उनके चेहरों पे मारते थे, उनकी आंखें ज़ाया की हैं। 800 नौजवानों की। 85,000 शोहदा हैं जिनकी लाशें कश्मीरियों ने दफनाई हैं। पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के इशू के ऊपर भारत के साथ। हमें एटमी कुव्वत बनना पड़ा और बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हजारों लोग शहीद और जख्मी हो चुके हैं और इसका सिलसिला अभी चंद दिन पहले तक भी जारी था। यह है बैकग्राउंड कश्मीर का और कश्मीर की सरहद का, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो इसको अगर आप समझें और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ के हालात को आप देखें तो क्या वहां कोई तब्दील हुआ? क्या भारत ने कश्मीरियों के लिए जिंदगी को आसान कर दिया है? क्या 370 की बहाली का कोई इशारा दिया है? एक्चुअली मैं 370 बार बार क्यों कहता हूं, यह वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बार बार 370 पे जोर क्यों देते थे, उसकी एक वजह है। 370 की मौजूदगी में वहां पे हिंदुओं की आबादकारी नहीं की जा सकती। 370 की मौजूदगी में इंडिया के बाकी इलाकों से सरमायादार आके
कश्मीर के वसाइल पे कब्जा नहीं कर सकते। 370 की मौजूदगी में वहां पे जो मकामी आबादी है उसको अकलियत में कन्वर्ट करके और नई आबादी को लाकर नहीं बसाया जा सकता। तो इसलिए बार बार हम कहते थे कि कश्मीरियों के हक के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि 370 हर हाल में बहाल हो जाए। यह हमारा सबसे मेन मुतालबा था। और इस मुतालबे के साथ साथ कुछ भारत को बहुत बड़ी बड़ी चोटें लगी हैं। यहां मेरे पास कुछ 10 से ज्यादा पॉइंट हैं जहां भारत को नुकसान हुआ और वो हारा है। नंबर 1, 27 फरवरी को उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया 2019 में, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के 2 तैयारे गिरा दिए थे। यह एक फिजाई जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बालादस्ती साबित की। उसके बाद 27 सितंबर 2019 को इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा में गए और एक तारीखी नौइयत की उन्होंने तकरीर की, और उस तकरीर में इमरान खान साहब ने भारत के परखचे उड़ा दिए थे। पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी को फाशिस्ट कहा गया और दुनिया भर के अखबारात ने लिखा। बहुत सारे बैनुल अक़वामी मैगजीन्स ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया। वो अखबारात जो कभी भारत के खिलाफ लिखते ही नहीं थे, उनमें बड़ा खुल के जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का और कश्मीरियों का वो पेश किया गया। इसी बीच में एक ऐसा वक्त आया कि कई महीनों तक चीन भारत की गर्दन पे घुटना रखकर बैठ गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ से आकर, और चाइना ने एक ही रात में डंडे और ठुड्डे मार मार के इंडिया के 20 फौजी मार दिए। और उसके बाद ये 20 फौजी तो इंडिया मानता है ना कि हमारे मार दिए, चाइना के बकौल ये फौजी 50 के करीब थे। इतना बड़ा नुकसान जो है वो भारत का यहां पे भी हुआ। कई इलाकों पे चीन ने कंट्रोल ले लिया और अभी भी चीन ने उन इलाकों को नहीं छोड़ा, और भारत जहां तक पहले मौजूद था वहां तक अब मौजूद नहीं है। कलभूषण वाले मामले पर पाकिस्तान ने भारत को इन 2 सालों में बहुत एक्सपोज किया। नेपाल बर्मा के मामले पर मैंने आपको बताया कि चीन ने अपनी ग्रिप को बहुत मजबूत किया। श्रीलंका और बांग्लादेश में जो नई बंदरगाहें इसमें चट्टागोंग की हो या हेमनटोटा की हो या कोलंबो की हो, वहाँ पे चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया और इंडिया के लिए मुश्किलात लगातार बढ़ती चली गई। काला पानी, ये 3 इलाके हैं, इसको लीपू लैक भी कहते हैं, काला पानी भी कहते हैं, और एक एरिया जो है उसको एक लीपू लैक, काला पानी और एक तीसरा इलाका है। इन तीनों इलाकों पे एक नया नक्शा जारी कर दिया नेपाल ने कि ये हमारे इलाके हैं, ये भारत के नहीं हैं। तो भारत के लिए एक वो भी प्रॉब्लम पैदा हो गई। और अमेरिका ने सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया इस बीच में, प्रैक्टिकली भारत की आगे कोई मदद नहीं की जब उसको मार पड़ रही थी। यहां लाइन ऑफ कंट्रोल से भी पड़ रही थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी पड़ रही थी। तो भारत ने पिछले 2 साल कोई अच्छे नहीं गुजारे। और इसी बीच में हुआ क्या, भारत के खिलाफ एक डोजियर आ गया। पाकिस्तान ने पोल खोल के रख दिया, जनाब ये पाकिस्तान में कैसे दहशतगर्दी करवाता है। 66 कैंप इसने बनाए हुए हैं अफगानिस्तान में। हमने वो सारे बैंक अकाउंट तक दे दिए जहां से ये दहशतगर्दों को भारत माली मुआवनत करता था और वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते थे। नाम भी दे दिए, नंबर भी दे दिए, लिंक्स भी दे दिए और उनके अकाउंट्स तक बता दिए। भारत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। और उसके अलावा जो यूएस डिसइंफो लैब, उसने भी काम दिखा दिया। तो भारत को बहुत मार पड़ी है इन 2 सालों में, और भारत अपने आप को तनहा महसूस कर रहा है। अफगान तालिबान का मामला देखिए, वो तालिबान भारत की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भारत ने हमेशा स्पॉइलर का रोल प्ले किया, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों का साथ दिया। ये उनका स्टेटमेंट है तालिबान का। वो इनके साथ बैठना ही नहीं चाहते, मुज़ाकरात के अंदर इनको लेते ही नहीं है। आप कौन है, आपके साथ हम बात ही नहीं करते। तो भारत अपने आप को तनहा महसूस कर रहा। अब उसको कुछ ऑक्सीजन चाहिए, और भारत के अंदर भारत की हुकूमत को ऑक्सीजन सिर्फ तब मिलती है जब वो पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई झूठ मूठ की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई इस तरह की चीज करता है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान ने किया भारत के साथ, वो भी 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बतानी पड़ेंगी। 15 नवंबर 2020 को DGISPR और शाह महमूद कुरैशी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारत के खिलाफ डोजियर पब्लिक कर दिया। 25 नवंबर को वही डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिया और सारे पोल भारत के खोल दिए कि कैसे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। 9 दिसंबर 2020 ये जो EU डिसइंफो लैब श्रीवास्तव ग्रुप जो भारत का पकड़ा गया, इंडियन क्रॉनिकल्स जिसको कहते हैं, बहुत बुरी तरह भारत एक्सपोज हुआ कि 15 साल तक वो कैसे अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ
और कश्मीरियों के खिलाफ एक आलमी सतह का बदतरीन प्रोपेगेंडा करता रहा है। और उसके पोल खुल गए, जाली एनजीओ पकड़ी गई, जाली मीडिया आउटलेट्स पकड़े गए, बहुत सारी जाली वेबसाइट्स पकड़ी गई, और इस तरह भारत बेनकाब हुआ। श्रीवास्तव ग्रुप वो लोग आज भी भारत में मौजूद हैं, और इसके ऊपर बड़ी डिटेल मैंने वीडियोस की। अगर आप देखना चाहें तो पीछे जाके आप लिंक्स हैं हमारे पास मौजूद है, इसी पेज के ऊपर आप देख सकते हैं। तो भारत को बहुत गोते आए, बड़ी मार पड़ी है। अब इस वक्त अचानक कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं एकदम, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से एक मुस्बत स्टेटमेंट, डीजीएमओस का जो है मामला वो हो गया, ऑपरेशंस जो है वो तय हो गए कि इस तरीके से होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत भी कंट्रोल हो गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक मुस्बत स्टेटमेंट आया, लेकिन उसमें उन्होंने फिर भी 370 वाली शर्त खत्म नहीं की। अच्छा, अब इंडस वाटर कमीशन के ऊपर मुज़ाकरात शुरू, वज़राए खारजा की मुलाकातों के हवाले से खबरें छप रही हैं भारत और पाकिस्तान के अखबारात में, और आज से चंद दिन के बाद ये सेंट्रल एशिया में हो सकती हैं। और उसके अलावा जो बैकडोर चैनल्स की बात की जा रही है, जो ब्लूमबर्ग ने छापा, दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात ने छापा, और सऊदी अरब और यूएई दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हमने बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत को बेहतर करने के लिए। क्या यह पाकिस्तान की ख्वाहिश पे हो रहा है या भारत की ख्वाहिश पे हो रहा है? देखिए, अगर सूरत हाल को आप देखें तो भारत इस वक्त मार खाया हुआ है। वो इस खित्ते में पाकिस्तान की पॉलिसी उससे कुछ बेहतर रही है, लिहाजा ये भारत की जरूरत है कि वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ाए और पाकिस्तान के साथ इस वक्त ताल्लुकात को बेहतर करे। क्योंकि आप किसी को अगर मारना चाहते हैं तो एतमाद में लेकर मारें, आसानी रहेगी मारने के लिए। और नरेंद्र मोदी या भारत हमेशा रात के अंधेरे में ऐसे ही हमला करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं और हमेशा बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये इनकी पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी के ऊपर ऐसा लगता है कि इस वक्त मोदी चल रहा है। वरना वो मोदी जिसको हम फाशिस्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये नाजियों वाली पॉलिसी पे चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदुत्व के जरिए से पूरे खित्ते के अंदर जंग छेड़ देगा, जिस मोदी को हमने इतना बेनकाब किया कि दुनिया भर के अखबारात में लिखा गया, जिस मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक जुल्म का इस्तारा बना दिया इस पूरे खित्ते के अंदर कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में वो सबसे आगे है, वो मोदी कैसे पाकिस्तान को गुडविल जेस्चर दे सकता है? वो कैसे पाकिस्तान को ये कह सकता है कि आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं? क्या उस मोदी के ऊपर कोई दबाव है? कौन दबाव डालेगा? चाइना के साथ तो वो जंग करने पे तुले हुए थे। क्या सऊदी अरब दबाव डालेगा? यूएई दबाव डालेगा? अमेरिका दबाव डालेगा? नहीं, वो तो सारे उनके साथ हैं। दबाव डालना होता तो कश्मीर की बात करते, बहुत पहले कर देते। ये भारत की ख्वाहिश है कि इस वक्त पाकिस्तान को किसी तरह करीब लाया जाए, और उससे कुछ अचीव करना चाहता है भारत। ये सवाल मेरे दिमाग में पैदा हो रहा है, शायद आप सबके दिमाग में भी हो। मैं चाहता हूं कि आप सारे अपनी राय दें और बताएं कि नरेंद्र मोदी पे एतबार करना चाहिए, और हमारी शराइत पूरी होने से पहले क्या पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? क्या पाकिस्तान को मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहिए कबल इसके कि भारत वहां से 370 का जो खात्मा किया गया है उसको वापस बहाल कर दे? क्या पाकिस्तान को भारत ने एक कदम नहीं बढ़ाया कश्मीर में अमन की तरफ? भारत ने किसी जगह पे ये नहीं कहा कि वो अफगानिस्तान में अपने दहशतगर्दी के कैंप बंद करेगा। भारत ने किसी जगह पाकिस्तान से माफ़ी नहीं मांगी। भारत ने किसी जगह पे बैक फुट पे नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो क्या पाकिस्तान को वो हाथ थाम लेना चाहिए? सिर्फ इस बुनियाद पे कि हम अमन के दाई हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, अमन लाना चाहते हैं, हम इससे ये इमेज तो गेन कर लेंगे, लेकिन क्या हम कोई धोखा तो नहीं खाने जा रहे? आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की राय अभी तो नहीं आई, लेकिन बहुत मुमकिन है कि जब वो कोविड से बाहर निकले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो उसके बाद वो अपनी राय दें कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जानिब से बढ़ाया जाने वाला हाथ दोस्ती का है या आस्तीन के सांप का? अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।